नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस कार्यक्रम में बात करेंगे फ्रांस में हो रहे चुनाव। असामान्य चुनाव है क्योंकि वहाँ पर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो मध्यावधि चुनाव कराने के लिए बाध्य हुए हैं, इसलिए कि जून के पहले हफ्ते में यूरोपियन यूनियन के चुनाव हुए और यूरोपियन यूनियन के जो चुनाव का जो हिस्सा फ्रांस में हुआ, उसमें ध्रुव दक्षिण पंथी पार्टियां जो है, जो फार राइट पार्टी है, नेशनल वैली जिसकी लीडर मेरी ली पेन है, उसको बहुत भारी कामयाबी मिली। उनको लगभग 32% वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर वही मैक्रों की पार्टी को, राष्ट्रपति मैक्रों की जो पार्टी है, उसको 15%, 15.5% वोट मिले। तो ये इतना बड़ा फासला था, तो जाहिर है कि इन चुनाव नतीजों को मैक्रों ने अपने शासन के खिलाफ जनादेश माना और उन्होंने जो देश की संसद है उसको जब 9 जून को नतीजे आए उसी रात में भंग कर दिया और उन्होंने नए चुनाव का ऐलान किया। जो चुनाव 2 चरणों में फ्रांस में होता है चुनाव, इसलिए कि पहले चरण में जो कैंडिडेट 50% से ज़्यादा वोट हासिल कर लेते हैं वो तो पहले ही चरण में जीत जाते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार 50% से कम वोट हासिल करते हैं तो वो सेकेंड राउंड में जाते हैं, जिसमें कि उनके और दूसरे नंबर पर रहे कैंडिडेट के बीच में सीधा मुकाबला होता है। तो इस तरह से जो फ्रांस में इस बार का चुनाव है वो 30 जून को यानी अगले रविवार को, और उस जो सेकेंड राउंड का जो वोटिंग होगी वो 7 जुलाई यानी उसके बाद वाले रविवार को होगी। तो राष्ट्रपति मैक्रों ने एक दांव खेला, एक जुआ खेला, राजनीतिक जुआ खेला, और ये जुआ उनका इस सोच पर आधारित था कि जैसा पिछले 2 बार हो रहा है कि नेशनल वैली पार्टी को बहुत भारी कामयाबी मिलती है, उसके बाद इनकी पार्टी मैदान में आती है जब सेकेंड राउंड में, तो चूंकि ध्रुव दक्षिणपंथी पार्टी को रोकने के लिए बाकी सब ताकतें, चाहे वो वामपंथी हों चाहे वो मध्य मार्गी हों, सब एकजुट हो जाती हैं इनकी पार्टी के पक्ष में। इनकी पार्टी खुद ही मध्य मार्गी पार्टी है और इस तरह सेकेंड राउंड में इनकी पार्टी जीत जाती है। तो मैक्रो शायद इस बार भी यही दिखाना चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में वो भले पिछड़ जाएं, लेकिन दूसरे राउंड में वो नेशनल वैली पार्टी को हरा दें। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उनका दांव गलत पड़ गया है, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई, ऐसी घटना जिसकी संभावना नहीं थी। घटना यह हुई कि देश की तमाम वामपंथी पार्टियों ने अपना गठबंधन बना लिया। उसमें जो फ्रांस अनवोट, जिसको कि फ्रांस में फ्रेंच इकोमाइज कहते हैं, जो वहाँ के बुजुर्ग नेता जो कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं, ज्यों लूक मेलेनशॉन, ये उनकी पार्टी है। इसके अलावा जो परंपरागत सोशलिस्ट पार्टी है जो पहले सत्ता में थी, 2017 के पहले उसी पार्टी के लीडर फ्रांकोis ओलोंद जो देश के राष्ट्रपति थे। फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी, वहाँ की ग्रीन पार्टी और कुछ छोटी छोटी और जो वामपंथी पार्टियां हैं, उन्होंने नेशनल पीपुल्स फ्रंट नाम से अपना एक गठबंधन बना दिया और इस गठबंधन ने एक बहुत ही रेडिकल प्रोग्राम मतदाताओं के सामने रखा। नतीजा यह है कि अब जो ओपिनियन पोल सामने है, कल भी एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें इस पार्टी को, ये जो पार्टी तो नहीं, मोर्चा जो है, फ्रंट है, इसको अप्रत्याशित सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। अभी जो सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल है, नेशन वाइड ओपिनियन पोल, उसके मुताबिक जो नेशनल वैली पार्टी है, मेरी ली पेन की जो फार राइटिस्ट पार्टी है, उसका समर्थन 32-33% जो वोट उसको मिले थे वहीं पर है, उतना ही वोट मिलने की उसको संभावना बताई गई है। जबकि जो लेफ्ट अलायंस है, इसको 27% समर्थन मिल रहा है। 27% मतदाता इसको अपनी पसंद बता रहे हैं। यहाँ ये गौर करने की बात है कि 2 साल पहले जब फ्रांस में चुनाव हुए थे, क्योंकि ये तो मध्यावधि चुनाव हो गया है, उस समय अकेले जो ल्यूक मेलेनशॉन की पार्टी है,
उनको 20%, 20.5% वोट मिला। उन्होंने कुछ छोटी पार्टियों के साथ में तब गठबंधन बनाया हुआ था, तो उस गठबंधन को 20% से ज़्यादा वोट मिला था और बाकी पार्टियों को 5%, 2%, 3% ऐसे वोट मिला था। तो अब सूरत ये है कि ये ऐसा लगता है कि ये सारे मतदाता एक जगह एकजुट हो गए। और अगर ऐसा होता है 30 जून को कि पहले स्थान पर जो फार राइटिस्ट पार्टी है नेशनल रैली आती है, दूसरे स्थान पर वामपंथी मोर्चा आता है, तो नतीजा ये होगा कि मैक्रों की पार्टी यहीं पे बाहर हो जाएगी। उसके बाद जो मुकाबला होगा वो मुकाबला जो लेफ्टिस्ट अलायंस है और जो फार राइट पार्टी है उसके बीच में होगा। अब देखने की बात होगी कि क्या उस समय वो ताकतें जो मध्य मार्गी भी हैं, वो फार राइटिस्ट पार्टी जिसका एजेंडा आव्रजन विरोध, इस्लामोफोबिया, तमाम तरह की जो भावनात्मक मुद्दे ऐसी पार्टियां उठाती हैं, तमाम जितने भी असंतोष हैं वो सबको इकट्ठा करना चाहती हैं, उस पार्टी को रोकने के लिए बाकी मतदाता लेफ्ट अलायंस के पक्ष में आते हैं। और इस लिहाज से फ्रांस का चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग बन गया है। अब गौर करने की बात यह है कि ये जो लेफ्ट अलायंस है इसने क्या रेडिकल प्रोग्राम रखा है। इसने जो रेडिकल प्रोग्राम रखा है उससे दूसरे देशों की वो राजनीतिक पार्टियां भी कुछ सबक ले सकती हैं जो अपने अपने यहाँ फार राइट, कम्युनल, एंटी इमिग्रेंट, इस्लामोफोबिक जो रंग भेद के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करती हैं। अगर आप उनको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉलिटिकल प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए, इसकी कुछ झलक वहाँ के लेफ्ट अलायंस के प्रोग्राम में मिलती है। तो लेफ्ट अलायंस ने क्या कहा है? लेफ्ट अलायंस ने एक तो ये कहा है कि ये जो पिछले अनेक दशकों से जो नियो लिबरल नव उदारवादी सुधारों के तहत बहुत सारे कदम उठाए गए हैं उसको वो पलट देंगे। मसलन अभी एक बड़ा विवाद फ्रांस में चल रहा था रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर। कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि उनकी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए। पहले 60 साल वहाँ रिटायरमेंट उम्र थी, उसको बढ़ाकर 62 किया गया। अब मैक्रों की जो सरकार है उसने 64 साल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसका कि काफ़ी विरोध वहाँ पर के कर्मचारी समुदाय की तरफ से किया गया। तो लेफ्ट अलायंस ने जो पॉपुलर फ्रंट है उसने कहा है कि हम सत्ता में आए तो हम फिर से 60 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र को बहाल कर दें। दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो मिनिमम वेज जो न्यूनतम वेतन है वो 1600 यूरो वो सुनिश्चित करेंगे सभी कर्मचारियों को। अब ये 1600 यूरो फ्रांस के स्टैंडर्ड पर न्यूनतम वेतन होगा, अभी उससे काफ़ी कम है, लेकिन ये 1600 की रकम ऐसी है जिस पर ऐसा समझा जाता है कि एक आम परिवार बहुत आराम से तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक ढंग से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। ये जो कैलकुलेशन पार्टी ने किया है, इस कैलकुलेशन को उसने जनता के सामने रखा है कि न्यूनतम मजदूरी पर वो क्या करें। इसी तरह उन्होंने जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया और उन्होंने ये बताया है कि ये बढ़ोतरी कितनी होगी। बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट बताकर ये बताया है कि जब वो इतनी रकम डालेंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने नए लोगों की नियुक्ति होगी, कितने छात्रों को वो शिक्षा बिना कर्ज लेने की मजबूरी के वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे। और फिर उन्होंने जो सोशल वेलफेयर की जो योजनाएं, जिसको कि पिछले कुछ समय में ऑस्टेरिटी, किफ़ायत, सरकारी खर्च घटाने की नीति के तहत जिनमें कटौती की गई है, उन सारी कटौतियों को वापस लेकर एक बार फिर से वेलफेयर स्टेट, जो एक कल्याणकारी राज्य की जो कॉन्सेप्ट 20वीं सदी में 1950 के बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में पॉपुलर हुआ था, उस कल्याणकारी राज्य की धारणा को फिर से स्थापित करने का वादा उन्होंने किया है।
कुछ बातों पर इन पार्टियों में मतभेद थे, विदेश नीति पे मतभेद था। जैसे जो सबसे बड़ी पार्टी है जो है मेलेंसो की पार्टी जो है फ्रांस सोमाइच, वो यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की तरफ से हथियार देने के खिलाफ रही है। वो इजराइल की जो जेनोसाइड है उसका विरोध करती रही है। लेकिन चूंकि इस मोर्चा में सोशलिस्ट पार्टी भी है जो मोटे तौर पर व्यवस्था की पार्टी है, पहले शासन में रही है, तो इस ऐसे सवालों पर सभी पार्टियों ने अपने स्टैंड को डाइल्यूट किया है और इस बारे में उन्होंने कोई साफ बहुत ही खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया है। यूक्रेन का युद्ध और गजा का युद्ध जो इस समय दुनिया की दो सबसे बड़ी चुनौतियां और समस्याओं के रूप में हम लोगों के सामने है और जिसके आधार पर ये आशंका बढ़ती जा रही है कि आने वाले दिनों में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा सकती है, बल्कि जा रही है। अब सवाल ये आता है कि जब वो ये सब खर्चे करेंगे तो इसका पैसा कहाँ से लाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल आता है, अपने देश में भी सवाल आया, अपने देश में भी पार्टियां खर्चे का ऐलान करती हैं कि हम यह देंगे वो देंगे, लेकिन आप पैसा कहाँ से लाओगे। इसका एक पूरा ब्यौरा लेफ्ट अलायंस ने जनता के सामने रखा है कि वो वेल्थ टैक्स, जो धन का जो कर है, जिसको कि मैक्रो की सरकार ने खत्म कर दिया था धनी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, वो वेल्थ टैक्स को वापस लाएं। उन्होंने कहा है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स, उत्तराधिकार कर, इसकी सबसे हाईएस्ट रेट यूरोप में, उसने जो रेट उन्होंने वादा किया है वो दर कहीं भी नहीं है यूरोप में, उस हाईएस्ट रेट के साथ वो वापस लाएंगे, वो लागू करेंगे। वापस लाने की बात नहीं है, वो नए सिरे से वो लागू करेंगे। इनकम टैक्स में वो आम मध्य वर्ग लोगों को छूट देंगे, लेकिन धनी लोगों पर इनकम टैक्स की दरें बढ़ाएंगे। और ये कह के उन्होंने बताया है कि इससे पहले ही साल में 30 बिलियन यूरो उनको अतिरिक्त प्राप्त होगा, अगले साल 70 बिलियन होगा और तीसरे साल में 130 बिलियन यूरो की रकम उन्हें हासिल होगी, जिसके आधार पर जो उन्होंने खर्च का वादा किया है उसको वो पूरा करेंगे। उन्होंने बताया है कि इतने ही रकम का वादा उन्होंने किया है। जाहिर है इसमें बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, उनकी बहुत आलोचना शुरू हो गई है, पूंजीवादी प्रेस ने उन पर हमला बोल दिया है, पार्टियां उन पर तरह तरह की, उनको देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली, और जो एक उनके जो आज के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर अटल, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये योजनाएं लागू हुई तो फ्रांस बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बातें सब ये जो पार्टियां हैं जो कि मुख्य रूप से अपना काम धनी वर्गों की सेवा करना मानती हैं, और उन्होंने ये हमले शुरू कर दिए हैं। संभव है कि अगर इस पार्टी को सफलता मिलती है तो फ्रांस से पूंजी का पलायन शुरू हो जाए, जैसा कि 1980 में हुआ था जब वहाँ जो मार्क्सिस्ट विचार के फ्रैंकोआ मित्रान राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। ये तमाम चुनौतियाँ बाकी हैं क्योंकि ये सारा काम करना आसान नहीं है, लेकिन संकल्प, इरादा अगर एक पार्टी रखती है तो उसे जनता का समर्थन कैसे मिलता है वो साबित हो रहा है ओपिनियन पोल से। अगर ये चुनाव में इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये दुनिया भर में चुनावी लोकतंत्र के भीतर, चुनाव के भीतर ही जो पार्टियां कुछ प्रगतिशील कदम उठाना चाहती हैं उनके लिए एक मिसाल होगी। तो हम लोगों की नज़र 30 जून पर है कि 30 जून को किस तरह के नतीजे आते हैं, और ये देखने की बात होगी कि अगर दूसरे चरण में मतदान जाता है तो क्या मध्य मार्गी ताकतें अपना समर्थन वामपंथी पार्टियों को देती हैं कि उनके इस एजेंडे से डर कर वो भी फार राइट के पक्ष में चली जाती हैं, जैसा कि बहुत सारे देशों में होता रहा है। ये हम लोग इस बात को जानते हैं क्योंकि अंततः ये जो पूंजीवादी जो पार्टियां हैं इनका मुख्य दुश्मन वामपंथ होता है। वो दक्षिणपंथ और फार राइट के साथ उनके टैक्टिकल मतभेद होते हैं, उसमें उनको कोई बहुत ज़्यादा उसको लेकर के वो चिंतित होते नहीं। तो हम लोगों की नज़र रहेगी। आज अपडेट में बस इतना ही। हम फिर आएंगे अगले किसी खास मुद्दे पर, विषय पर इस अपडेट को लेकर। आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।